पहले कंटेंट लिखो आप। इकोनॉमेटिक्स में एक पार्ट आपका स्टैट्स का होगा, और स्टैट्स के अंदर जो आपकी कंटेंट है वो आपको वो कवर करना है जो आपने पिछले सेमेस्टर में कवर नहीं किया। ठीक है, क्या कवर नहीं किया उसके बारे में क्लियरली मैं आपसे बात कर लूं। सैम्पलिंग के अंदर दो मेथड्स पॉपुलर हैं, एक एस्टिमेशन का और दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो आपने एस्टिमेशन का प्रोसेस आपने कवर किया और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नहीं किया। क्लियर? वैसे इकोनॉमेट्रिक्स के लिए स्टैट्स की जो नॉलेज चाहिए उसमें से एक नॉलेज एक्सपेक्टेशन का वो होना चाहिए आपके अंदर, और दूसरी नॉलेज जो हमें चाहिए वो है सैम्पलिंग। ठीक है, मतलब इन दोनों के बिना आपकी इकोनॉमेटिक्स नहीं हो सकती है। मतलब जो कंपलसरी है स्टैट्स की नॉलेज उसमें है एक एक्सपेक्टेशन और दूसरा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में दो पार्ट है, एक पार्ट एस्टिमेशन का है और दूसरा पार्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। तो आपने एस्टिमेशन कवर किया, ऑल्दो एस्टिमेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, उसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन आपके रह गया, लेकिन उस दो डिस्ट्रीब्यूशन की एस्टिमेशन की जरूरत यहां हमें नहीं पड़ेगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आप क्लियरली लिख लीजिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक तो लिख लीजिए कि आपकी नॉलेज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की होनी चाहिए, ऑल्दो इसे करना नहीं आपको, ये आप कर चुके हो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये आप कर चुके हो, ये ध्यान रखना। दूसरा, मुझे सैम्पलिंग की जरूरत है, और सैम्पलिंग में ए पार्ट में आएगा आपका एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की नॉलेज आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको नॉलेज गैदर करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये क्लियरली लिख लीजिए। लिखा आपने? मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना, इसको ये बात ध्यान रखिएगा। उससे पहले की नॉलेज बस इकोनॉमेटिक्स के लिए चाहिए हमें, उसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। क्लियर बात? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपको चार डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, दूसरा टी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी नॉलेज है। ठीक है, ये बात पहले ध्यान रखिएगा। अब थर्ड वन जो न्यू आ रहा है वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। CHI काई लिखा आपने, और लिखिए फोर्थ वन F डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे हिसाब से पहले दो डिस्ट्रीब्यूशन को के बारे में मैं आपको कोई नॉलेज नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में उसे कर रखा है। हाँ, ये जो दो नए हैं, कौन से? काई और एफ, इसकी थ्योरी भी बतानी होगी और इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन पहले दो पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने उसकी नॉलेज गेन कर ली। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सीधा क्वेश्चन में होऊंगा, काई में भी सीधा, सॉरी टी में भी सीधा क्वेश्चन में होगा। काई जब आएंगे तो काई की थ्योरी पहले डिक्टेट कराएंगे, एफ की भी बात तो वैसे ही होगी, पहले थ्योरी डिक्टेट कराएंगे फिर क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है, तो आपके सैम्पलिंग में ए पार्ट हुआ एस्टिमेशन, बी पार्ट हुआ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और सी पार्ट और लिख लिए। लिखिए टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। लिखिए टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। क्लियर? इतनी बातें आपको स्टैट्स में नॉलेज गेन करनी, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 मुझे इकोनॉमेटिक्स के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, उससे इकोनॉमेटिक्स में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने जा रहा, लेकिन एक्सपेक्टेशन, सैम्पलिंग, इन दोनों की नॉलेज एसेंशियल होगी आपकी। क्लियर बात? ठीक है,
स्टैट्स का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन हो भी और हो सकता है नहीं भी हो, बस इसकी नॉलेज आपको गैदर करनी है, तभी आपका इकोनॉमेटिक्स चलेगा, नहीं तो फिर इकोनॉमेटिक्स नहीं होगा आपसे, ठीक है। क्लियर बात। तो ये बात स्टैट्स के अंदर जो नॉलेज आपकी रह गई वो हमने कवर कर लिया। अब आइए राइट टू द पॉइंट, जहां से आपकी मतलब करना तो आपको ही है। दूसरे पार्ट में मैं लिख देता हूं, दूसरे पार्ट में क्लियरली लिखिए इकोनॉमेट्रिक्स। ये आपको एक्चुअल में करना है, एक एक करके टॉपिक एनालिस्ट की लिखिए। फर्स्ट वन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन टू वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन क्या लिखा आपने, टू वेरिएबल्स। लिखिए सेकेंड वन, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लिखा आपने। लिखिए थर्ड वन, थर्ड वन इज फंक्शनल फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म्स। लिखिए फोर्थ वन, फोर्थ वन इज डमी वेरिएबल्स, फोर्थ वन इज डमी वेरिएबल्स। लिखिए फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज स्पेसिफिकेशन एरर्स, स्पेसिफिकेशन एरर्स। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मल्टी कॉलीनियरिटी, मल्टी कॉलीनियरिटी। लिखा आपने। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हेट्रोज सेडास्टिसिटी, HETROS CEDASTICITY। Heteros means unequal, Pseudosticity means variance, that is unequal variance. Heteros means unequal, Pseudosticity means variance, मतलब बेसिकली हम यहाँ अनइक्वल वेरिएंस को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, ऑटो कोरिलेशन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतने टॉपिक्स आपको कवर करने इकोनॉमेटिक्स के अंदर, ठीक है। आपका राइट साइड से क्वेश्चन कंफर्म है, लेफ्ट साइड का मैंने आपसे पहले कहा कि हो सकता है क्वेश्चन हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। बस ये आपको इसलिए कवर करना है क्योंकि इसके बिना इकोनॉमेटिक्स नहीं होगी आपकी, ठीक है। क्लियर? रफ आइडिया मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दूं कि कितने आवर्स आपके लग सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रफली आपकी 4 to 5 क्लासेस, और टाइप 1 टाइप 2 एड के लिए 1, आप इसे 6 क्लासेस मान के चलो, 1.5 आवर की ड्यूरेशन की, ठीक है। तो रफली मैंने आपसे कहा 6 into 1.5 दैट इज 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स में ये टॉपिक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, करना आपको इधर है, इस तरफ। एक बात यानी कि इकोनॉमेटिक्स स्टार्टिंग में बहुत टफ है, ठीक है, ये बात मैं आपको पहले समझा दूं। ये 3 चैप्टर आपके मेन चैप्टर्स होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 जो मैंने टिक करके आपको दिया, 3 चैप्टर में मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर आपका टफेस्ट जाएगा, अराउंड 30-40 पेजेस के डेरिवेशन होंगे, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन यदि होंगे तो उसको याद रखना इतना आसान नहीं है, और नो डाउट वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भाई पहला चैप्टर समझ में नहीं आया, बाकी चैप्टर की कोई गारंटी है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है इन 3 चैप्टर्स के लिए, कि जो भी मैं आपको डिक्टेट कराऊं नेक्स्ट क्लास से पहले उसे थ्राइस लिख लीजिएगा, 3 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के जो बीच का गैप होगा उसमें आपको थ्राइस लिखना है, अप टू फंक्शनल फॉर्म तक। ठीक है, रफली सबसे ज्यादा क्लास तो चैप्टर नंबर 1 ले जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 3। अब भाई 30-40 पेजेस डेरिवेशन है तो किसी को भी याद नहीं रह सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है। और एक से दूसरे की लिंकिंग है, यदि आपको ऊपर के चैप्टर्स समझ में नहीं आए तो पीछे के चैप्टर्स के समझ में आने के कोई चांसेस एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप पहले दूसरा तीसरा क्लियर नहीं करते पीछे के चैप्टर्स क्लियर ही नहीं होंगे। तो आपको ये करना है कि जो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा उसको थ्राइस लिखना है, बस ये काम आप सिंसियरली पहले 3 चैप्टर्स में करेंगे। उसके बाद वाले चैप्टर्स में आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन, बाद के चैप्टर्स यहां से लेकर यहां तक रादर थियोरेटिकल। इकोनॉमेटिक्स का मतलब 50% थ्योरी है एंड 50% क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, थियोरेटिकल का मतलब ये मत सोचिएगा यहां थ्योरी मैथमेटिकल थ्योरी। ठीक है, और मैथमेटिकल थ्योरी है तो आपको जब तक ऊपर के चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक इस थ्योरी को समझने में हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी। बी क्लियर अबाउट दिस वन, ऑल्दो मैथमेटिकल थ्योरी है, लेकिन किस में क्या लिखना है इसके लिए उसकी समझ आपको डेवलप करनी होगी। मतलब यहां जो थियोरेटिकल है तो उसके पीछे रीजंस होंगे, वो रीजंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रीजंस आपको तभी समझ में आ जाएंगे जब ऊपर के चैप्टर्स क्लियर होंगे। यदि ऊपर के चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे तो नीचे प्रॉब्लम होगी, आप समझ ही नहीं सकते कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये यानी कि ऑल्दो थियोरेटिकल और आप इसे कर भी सकते हो, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रांग फाउंडेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, रफ आइडिया क्लासेस की लिख लीजिए इसमें। इंटीग्रेशन मॉडल इन 2 वेरिएबल्स आपकी 6 क्लासेस लेगा, लिख लीजिए। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल आपकी रफली 2.5 मान के चलें। फंक्शनल फॉर्म की क्लासेस आपकी 3 कंफर्म है। डमी वेरिएबल्स 2.5 कंफर्म है। स्पेसिफिकेशन एरर मेरे हिसाब से ये आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है। ठीक है, ये सेमेस्टर 5 में जब जाएंगे वहां अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स करेंगे तो वहां डिटेल में, तो ये मेरे हिसाब से हाफ क्लासेस में आपकी ओवर हो जाएगी। मल्टी क्वांटिटी 2 क्लासेस कंफर्म, हेट्रोज 3 क्लासेस, ऑटो कोरिलेशन 2 क्लासेस। एक बार ऐड करके देखिए कितनी क्लासेस हुई आपकी। इकोनॉमेटिक्स के अंदर नहीं, टोटल नहीं, इकोनॉमेटिक्स के अंदर 21.5। क्लास की ड्यूरेशन 1.5 आवर कंफर्म है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 hour 45 minutes, समटाइम्स 2 hours। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको, 1.5 से ज्यादा ही से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो राउंड अबाउट 40 to 42 आवर्स से इधर लगेंगे आपके, और 9 to 10 आवर्स से इधर लगेंगे। कितने हो गए? 50। हाँ, 50-51 आवर्स में आपका कंटेंट कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डिफिकल्टी मैंने आपको समझा दी है, सारी बातें समझा दी हैं। इकोनॉमेटिक्स में थोड़ी डिसिप्लिन स्ट्रांग रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि वो समझना और समझाना दोनों ही टेढ़ा काम है। लेकिन हाँ, आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप समझ गए तो एग्जामिनेशन आपका ठीक जाएगा, लेकिन नहीं समझ पाए तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि पढ़ते समय वो अपने टफेस्ट लेवल पे होगा।
अभी तक तो आपने नहीं फेस किया है, अब की बार पहली बार फेस करेंगे। ठीक है, क्लियर। वैसे तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स, लेकिन ये वक्त बताएगा कितना इंट्रोडक्टरी था। ठीक है, ये बात मैं आपसे कह देता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं ना इंट्रोडक्टरी, वो वक्त ही बताएगा आपको कितना इंट्रोडक्टरी था, बाकी चीजें तो मैं नहीं कुछ कह सकता आपको। एक मिनट, मैं आपको ये बुकलेट दूंगा, ठीक है। आपको इस बुकलेट के अंदर 60-70% मैं ही क्वेश्चन करा दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स में प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोई बुक नहीं आती है। बुक पढ़ने के लिए बहुत समझदारी मिल जाएगी आपको, लेकिन आप कहेंगे ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड बुक, तो कोई नहीं मिलेगी आपको। स्टार्ट्स में मिल सकती है, बात ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स में नहीं मिलेगी आपको, ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया क्वेश्चन है इसके अंदर। तो 60-70% तो मैं ही करा रहा हूं आपको, 30-40% आपको करने होंगे। ठीक है, क्लियर। एक बार रीडिंग लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। रीडिंग लिस्ट आपकी इस फॉर्म की होगी, लिखा हुआ है, देखिए रहा, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है भाई, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आपको डिवोर्स से कवर करना है, जिसमें चैप्टर नंबर कौन सा होगा, 8.1, चैप्टर नंबर 8.2। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 में कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे दूसरे चैप्टर की बात होगी, ऐसे ही सारे चैप्टर्स की होंगी। क्लियर। रीडिंग लिस्ट कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्टैट्स के लिए आपके रीडिंग लिस्ट में बुक चेंज नहीं हो रही है, स्टैट्स आपको जेल डिवोर्स से ही करना है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, स्टैट्स फ्रॉम जेल डिवोर्स। क्लियर। हाँ, इकोनॉमेट्रिक्स आपको कवर करनी है बुक नंबर 2 से। लिखिए, एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स बाय DN गुजराती। लिख लिया आपने। एक बुक और कवर करनी है आपको, बुक नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमेट्रिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमेट्रिक्स बाय क्रिस्टोफर डोगर्टी, बाय क्रिस्टोफर डोगर्टी। लिख लिया आपने। अब मेरी बात सुनिए जरा, 4-5 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपकी स्टार्ट्स की बुक है। हाँ, मेरी तरफ से आपके लिए एक सीधा सा सजेशन है जिस पे ध्यान रखिएगा, ऑल्दो सजेशन मैं बोल चुका आपको। बुक नंबर 2 जो आपकी इकोनॉमेट्रिक्स की बुक है, ये लुसिडली लिखी हुई है, मतलब आपको इजीली समझ में आएगा। मतलब बुक नंबर 2 आप जब भी रीड करें आपको लगेगा कि नहीं इकोनॉमेट्रिक्स समझ में आ रही है। बुक नंबर 3 आपकी थोड़ी टफर है, ऑल्दो ये भी इकोनॉमेट्रिक्स की बुक है जो आपको करनी है, लेकिन थोड़ी ये टफ मिलेगी आपको इन जनरल कंपेरिजन टू बुक नंबर 2। ठीक है, लेकिन आप एक काम यदि सिंसियरली करते हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, क्या कि थ्राइस लिखने का काम, तो फिर आप कोई भी बुक पढ़ो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस ये काम आपको सही ढंग से करना है। ये काम जितना ढंग से करेंगे आप इकोनॉमेट्रिक्स के उतने ही कंट्रोल में होंगे। ठीक है, और ये ऐसा पेपर भी है जो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। बाकी अभी तक क्या पढ़ा वो कितना काम आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जिसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, डे टू डे लाइफ, मतलब आप इसे कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हो, मतलब आपको जॉब भी दिला सकता है। ठीक है, यदि आप थोड़ी नॉलेज और इंक्रीज करो तो, और आपके फ्यूचर में भी काम आ सकता है। ठीक है, बाकी सब पेपर थ्योरेटिकल, वो कोई काम नो डाउट उसकी भी जरूरत है, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते। ये एक पेपर है जिसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ये सबसे ज्यादा वाइटल पेपर इसलिए माना जाता है। ठीक है, पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं उतनी होती है यदि आप अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो।
अब रही बात एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे होगा। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये होगा कि आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने। आउट ऑफ 7 यू हैव टू डू, लिख ली नोट फॉर्म में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे, यू हैव टू डू 5। आप मुझसे पूछेंगे किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, तो ये यानी कि इकोनॉमेटिक्स में किसी भी चैप्टर की कोई वेटेज नहीं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आपको हमेशा मिक्स मिलेगा। मिक्स मिलने का मतलब हो सकता है क्वेश्चन आपका मल्टीपल रिग्रेशन का हो, इधर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन हो मल्टीपल रिग्रेशन, उन्होंने क्वेश्चन मल्टीपल रिग्रेशन से पिक किया, ए बी सी पार्ट मल्टीपल रिग्रेशन का पूछा और डी एफ पार्ट में यहां कहीं हो। ठीक है, आप कहेंगे फिर कैसे क्लियर होगा, तो सारे पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ए बी सी पार्ट मल्टीपल रिग्रेशन के एलिमेंट है, डी एफ पार्ट में किसी चैप्टर और चैप्टर के एलिमेंट हो सकता है, और क्वेश्चन एक ही होगा, उसी के अंदर दोनों चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए आपकी थॉरो सब कुछ होनी चाहिए। ये नहीं कि ये लैकिंग है, वो है, ठीक है, वो नहीं, मतलब सब कुछ स्ट्रांग होगा तो आप अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर अच्छा करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रिड्यूस होगी। क्लियर बात, सारी बातें समझ में आ गई। अब बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। पहले तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के आपकी इकोनॉमेटिक्स नहीं हो सकती। मतलब 6 क्लासेस रफली मान के चलिए, मतलब वो नहीं, वो तो अभी देखेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुए। ठीक है, हर हफ्ते एक नहीं 2 क्लासेस से कम नहीं, इसमें नहीं होगी आपकी, मतलब एक क्लास में कवर होने वाला कंटेंट नहीं है। ठीक है, इसे ट्वाइस ले जाना होगा, थोड़ा एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, क्लास के ड्यूरेशन पहले तो हम पुट करेंगे, स्टार्ट्स में थोड़ा धीमे रहेंगे, इकोनॉमेटिक्स में आते ही पूरे दम लगा के चलेंगे, क्योंकि वहां से नेचर आपका बदल जाएगा और एक्चुअल प्रॉब्लम आपको इकोनॉमेटिक्स में ही होगी। अभी तक तो स्टार्ट्स के अंदर वैसी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा, वो आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट्स में स्टार्ट होंगे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। हेडिंग पुट की, पहले तो स्टार्ट्स पुट कर लिएगा हेडिंग। लेके हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। लेके हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट or events which may be true or false explanation, which may be true or false explanation। लिख लिया आपने, hypothesis is an explanation of some event or events which may be true or false explanation। Hypothesis is an explanation of some event or events which may be true or false explanation। Clear? लिखिए point number 2, the term null hypothesis, null का spelling NULL, represents an idea that there is no difference between the true value, there is no difference between the true value
and the value that we hypothesized अपने पॉइंट नंबर 2 एक पॉइंट और लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है आपको। लिखिए थर्ड वन, लिखिए द काउंटर प्रपोजिशन ऑफ नल हाइपोथेसिस is called alternative hypothesis। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए जरा एक एक करके। मैंने आपको लिखवाया हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट और इवेंट्स विच मे बी ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम ₹6,000। ठीक है, क्लियर? इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? ₹6,000। अब रही बात, ये एक स्टेटमेंट है। क्लियर? इस स्टेटमेंट को लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, कि मैंने आपसे क्या कहा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 6,000। क्लियर? तो ये एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब मैंने आपको लिख के दिया हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट। यहां इवेंट क्या है? मैं इंडिया के पर कैपिटा इनकम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और कितना कह रहा हूं? 6,000। मैंने कहा कि जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं वो ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है और फॉल्स एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट और इवेंट्स विच मे बी ट्रू एक्सप्लेनेशन और फॉल्स एक्सप्लेनेशन। तो मैंने एक इवेंट एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 6,000। कंफर्म? अब रही बात, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है ट्रू भी हो और हो सकता है फॉल्स भी हो। कंफर्म? अब आइए जरा पॉइंट नंबर 2 में लिखो, द टर्म नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स एन आइडिया दैट देयर इज नो डिफरेंस between the true value and the value that we hypothesized। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो एक्चुअल में होगा, भाई इंडिया का पर कैपिटा इनकम कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो एक्चुअल में होगा और जो आप कह रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। भाई क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स एन आइडिया दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द वैल्यू दैट वी हाइपोथेसाइज्ड। इसका मतलब मैंने आपसे कहा 6,000 है और जो एक्चुअल में होगा उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। बस नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि आपके मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आई, क्या लिखा हुआ है? द काउंटर प्रोपोजिशन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। तो मुझे बताइए काउंटर क्या हो सकता है? मैंने कहा 6,000, तो आप क्या कहोगे? 6,000 नहीं है, सीधी सी बात। या आपको लगता है नहीं 6,000 से ज्यादा हो सकता है? भाई 6,000 में तो कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, तो आपको लगता है नहीं 6,000 से ज्यादा होगा, तो फिर आप ज्यादा बोलिए, लेकिन ये क्वेश्चन बताएगा आपको। या आपको लगता है नहीं 6,000 से कम हो सकता है, तो फिर आप क्लियरली कहिए कि नहीं 6,000 से कम होगा। सो काउंटर प्रोपोजिशन 3 तरह से हो सकती है, या तो 6,000 नहीं है, दूसरा 6,000 से ज्यादा है, तीसरा 6,000 से कम है। ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन आप रहते कहाँ हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली में रहते हो आपको लगेगा 6,000 में कुछ हो नहीं सकता, गांव रहते हो आपको लगेगा 6,000 में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पर्सपेक्टिव देखने का कैसा है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव इन जनरल क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, अब क्लियरली लिख लीजिए जो बात मैंने आपसे कही। H फॉर हाइपोथेसिस, 0 फॉर नल, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। H फॉर हाइपोथेसिस, 0 दैट इज नल। क्या कहा मैंने आपसे?
इंडिया का पर कैपिटा इनकम 6000। आपको मालूम है इंडिया का पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन मीन के लिए कौन सा सिंबल? म्यू, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 6000 लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा मीन इनकम मीन्स पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन मैंने आपको 6000 कही। अब लिखिए H फॉर हाइपोथेसिस, A फॉर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकती है? आपके नॉलेज में नहीं है तो आप कहेंगे नॉट इक्वल टू, बाय 6000 तो नहीं है। आपको लगता है नहीं ज्यादा होना चाहिए तो फिर ग्रेटर देन 6000। आपको लगता है नहीं कम होना चाहिए तो फिर लेस देन 6000। कोई प्रॉब्लम? काउंटर पोजीशन तीन तरीके से हो सकती है, या तो नॉट इक्वल टू, या फिर ग्रेटर, या फिर लेसर। लेकिन मैंने आपसे कहा ग्रेटर और लेसर क्वेश्चन इंडिकेट करेगा, यह आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ग्रेटर की बात आएगी या लेसर की बात आएगी। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यह ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ज्यादा और कम दोनों तरह की पॉसिबिलिटी यदि है तो ऑब्वियसली आप नॉट इक्वल टू। सब बात समझ में आ गई? H फॉर हाइपोथेसिस, 0 फॉर नल। अब 0 फॉर नल का मतलब आप क्या कह रहे हो? ये तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा। मैंने जो अभी तक आपको कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पोजीशन लिखी है। ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में वेरी करेगा कि हाइपोथेसिस है क्या। हाँ, इसके आगे की बात मैं बेटर क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिख लीजिएगा। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको, सब क्वेश्चन पढ़ना। पढ़ लिया आपने? मेरी बात सुनिए, जो बातें मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना। पहले बताइए यहां बात किसकी हो रही है? रादर टाइपिंग स्पीड की हो रही है। ठीक है, क्लियर? स्टेनोग्राफर ने एक क्लेम किया है कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है? 120 वर्ड्स पर मिनट। पहले तो ये समझिए कि पॉपुलेशन कौन है, सैंपल कौन है। ठीक है, पॉपुलेशन का मीनिंग मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में समझाया, एक बार फिर से समझा देता हूं। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो आपका पॉपुलेशन। ठीक है, मैं स्टूडेंट से यहां तक कहता हूं कि आप ब्लिस पॉइंट को स्टडी करो, तो ब्लिस पॉइंट क्या होता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कतई मीनिंग मत जाइएगा इंडिया ऐसा पॉपुलेशन, लिटरल मीनिंग में नहीं आना कभी भी। सैम्पलिंग के अंदर या रादर से स्टैट्स के अंदर आपका पॉपुलेशन वही है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। किसको स्टडी कर रहे हो? नॉट टाइपिंग स्पीड को स्टडी हो रहा है, हाँ या नहीं? ठीक है भाई, उसने पहले से टाइप किया होगा और टाइप करने के बाद एज एन एवरेज उसने देखा होगा कि मैं कितना टाइप कर सकता हूं, तो अपने मुंह से क्या निकाला उसने? क्या टाइपिंग स्पीड है उसकी? 120 वर्ड्स पर मिनट। इसका मतलब टाइपिंग वो पहले से कर रही होंगी, ऐसा नहीं कि अचानक कोई टाइपिंग करने लगी होंगी। और उसके बाद अपने मुंह से उसने उसे जनरलाइज कर दिया। आपके मुंह से निकला हुआ जनरलाइज स्टेटमेंट हमेशा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसने अपने मुंह से क्या निकाला कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है? 120 वर्ड्स पर मिनट। मतलब एज एन एवरेज 1 मिनट में मैं 120 वर्ड्स टाइप कर सकता हूं। कंफर्म? ये सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है? तो लिखिए वी हैव म्यू इज इक्वल टू 120। ठीक है, यहां तक? आगे देखिए लिखा हुआ कैन वी रिजेक्ट हर क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ
100 ट्रायल्स। भाई जैसे ही आपने मुंह से निकाला कि 120 वर्ड्स पर मिनट, तो ये बात यानी कि ये बात तुरंत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अनटिल अनलेस आपके ऊपर ट्रायल्स नहीं हो। कितने ट्रायल्स हुए आपके ऊपर? तो लिखिए वी हैव n इज इक्वल टू 100। लिखा आपने n इज इक्वल टू 100 स्मॉल n, और 100 ट्रायल्स की मीन निकल के कितनी आई? तो ये सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है। लिखिए x बार 116, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया? तो लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू 15, दैट इज 15। लिख लिया आपने। आगे क्या लिखा हुआ है? यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसकी बात अभी रुक के करेंगे, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए एक एक करके स्टार्ट करें। भाई आपने मुंह से निकाला कि मेरी टाइपिंग स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट है। इसको चेक करने के लिए आपके ऊपर कितने ट्रायल्स हुए? 100 कंफर्म, और उसका मीन और उसका वेरिएंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? इतनी बात है क्लियर? अब रही बात आपकी स्टेटमेंट सही है गलत है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट आपको बताएगा, ठीक है? सबसे पहले सेट किए नल हाइपोथेसिस। लिखिए H नॉट। लिखिए म्यू इज इक्वल टू, कितना क्लेम किया था आपने? लिखिए म्यू इज इक्वल टू 120। हमने कहा आपके मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो एक्चुअल में आपकी टाइपिंग स्पीड होगी और जो आपने कहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। अब आइए ऑल्टरनेटिव। लिखिए HA। क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट है क्या कि आपकी टाइपिंग स्पीड 120 से ज्यादा हो सकती है? ये डेटा से नहीं देखना, ये बात ध्यान रखिएगा। डेटा तो आप बदल देंगे, 100 की जगह आप यदि 80 ट्रायल्स लेंगे तो मीन अलग आ जाएगी, 120 ट्रायल्स लेंगे तो मीन अलग आ जाएगी। डेटा से डिसाइड नहीं होगी, ये लैंग्वेज से डिसाइड होगी कि आपके लैंग्वेज के अंदर, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज की बात आनी चाहिए। तो ऐसा कोई लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था कि आपकी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। कंफर्म? इतनी बात है क्लियर? तो जब भी ये बात कंफर्म नहीं हो तो फिर आप ऑल्टरनेटिव में क्या है? नॉट इक्वल टू। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड 120 है, ऑल्टरनेटिव कहा कि नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, एक एक करके पॉइंट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। एवरेज के केस में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं, आपको मालूम है ना? कौन कौन सा? एक नॉर्मल, दूसरा टी। एक बार बता दिए टी डिस्ट्रीब्यूशन जब सैंपल साइज 30 से कम हो एंड पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन अननोन। एक बार अपना सैंपल साइज देख लीजिए, कितना लिखा हुआ है आपका? 30 से ऊपर, तो कौन सा लगेगा? तो लिखिए सिंस सैंपल साइज इज लार्ज, लिखिए सिंस सैंपल साइज इज लार्ज लिखिए therefore by central limit theorem sample mean will follow, sample mean will follow normal distribution, sample mean will follow normal distribution with mean mu and variance sigma square by n, with mean mu and variance sigma square by n। लिखिए that is x बार follows का साइन मैंने आपके लिए लिख दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय n। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बात सबको क्लियर? लिखिए therefore z, आपको याद है कैसे लिखते थे? x बार माइनस क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अपॉन क्या लिखते थे? स्टैंडर्ड ऑफ x बार, ऐसे लिखते थे। लिखिए दैट इज x बार को बताएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होता था? म्यू।
अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स बार क्या होता था? सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा स्क्वायर बाय एन का अंडर रूट। लेके फॉलोज नॉर्मल 0 1, 0 1 मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल। कंफर्म, यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन नेक्स्ट लाइन z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन। एक्स बार की वैल्यू बताइए, लेके 116 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू बताइए 120। क्या आपके पास सिग्मा अवेलेबल है? नहीं, तो आप सिग्मा हैट से काम चलाएंगे। सिग्मा हैट का मतलब एस। जब भी सैंपल साइज लार्ज होगा तो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन की तरह काम करेगा। कितना है सिग्मा हैट? 15। एन बताइए कितना? 100। वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी वैल्यू? 67 ले लिए। इस वैल्यू को हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। लिख ली, राइट डाउन कैलकुलेटेड वैल्यू। लिखा आपने? अब लिखिए एक लैंग्वेज, लिखिए इन ऑर्डर टू डिसाइड whether the null hypothesis is to be rejected or accepted लेकिन the whole set of values of population, the whole set of values of population is divided into two regions, REGIONS। लिखिए फर्स्ट वन रिजेक्शन रीजन, divided into two regions, first one rejection region और लिखिए second one acceptance region। हाँ, मैंने आपको क्या लिखवाया? in order to decide whether the null hypothesis is to be rejected or accepted, the whole set of values of population is divided into two regions, first one is called rejection region and second one is called acceptance region। यहां तक क्लियर? आगे लिखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपके क्वेश्चन में गिवन था कितना था? 5%। लिख लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। वैसे तो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर में आएगा कि एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो वहीं समझेंगे आप, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहां जोड़ दूंगा। आपने पिछले सेमेस्टर में एस्टिमेशन पढ़ा है ना? हाँ या नहीं? जैसे हम कहते थे कि मेरा कॉन्फिडेंस इसके अंदर 95% है, तो इसका क्या मीनिंग था कि 100 सैंपल्स लेके देखो, 95 सैंपल्स में वही बात होगी जो मैं आपको कह रहा हूं, यही मीनिंग था। तो आपने कितने सैंपल्स में कहा कि 95 सैंपल्स में वही बात होगी जो मैं आपको कह रहा हूं। इसका मतलब साथ में आप ये भी एक्सेप्ट किए जा रहे हो कि 5 सैंपल्स में ऐसा नहीं होगी, तो जो नहीं होगी वो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ में कुछ बात आई? आप कहते हो मेरा इसमें कॉन्फिडेंस 99%, तो क्या मतलब इसका? 100 में 99 सैंपल्स हमारी बात कहेगी और 1 सैंपल ऐसा नहीं भी कह सकती, तो जो नहीं कह सकती वो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
ठीक है, यदि आप अपना कॉन्फिडेंस 90% दिखा रहे हो तो 100 में कितने सैंपल्स होगी? 90 आपकी बात को कहेगी, और 10 सैंपल्स में ऐसा नहीं भी हो सकता। जो नहीं हो सकता वो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ में आ गई बात? सबको ये बात क्लियर? ठीक है, अब आइए जरा पहले बताइए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में हम हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का डायग्राम बना लीजिए। बनाइए नॉर्मल का डायग्राम। ठीक है, मुझे बताइए आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी है? 5%। जिसका मतलब 5 सैंपल्स में ऐसा नहीं हो सकता, और 95% में होगा। तो 95% आपको पिछले सेमेस्टर वाला बनाने आता है ना, ये रहा 95%। कंफर्म इसमें होगा और बाकी में नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 1 मिनट रुक के लिखेंगे आप, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। रुक के लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आप कहते हो होगा। ठीक है, और जो आप बाकी रह गया वो आपका रिजेक्शन रीजन। भाई आप कहते हो ना 95 सैंपल्स में होगा, ठीक है, तो 95% मैंने इंडिकेट कर दिया, और 5% में नहीं होगा क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपकी 5% है। कंफर्म? तो नहीं होने वाला ये रीजन। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि एस्टिमेशन के अंदर हम एक्सेप्टेंस रीजन को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? एस्टिमेशन के अंदर एक्सेप्टेंस रीजन को, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिजेक्शन रीजन को इंडिकेट करते हैं। तो मुझे बताइए 5% में नहीं होगा, 95% में होगा, रफ आइडिया तो ये आप बोल रहे हैं। तो ये आपकी एक्सेप्टेंस की हुई, और ये दोनों एक्सट्रीम, तो ये आपकी रिजेक्शन की रीजन हुई। सब बातें 2 मिनट में नहीं सीखी जा सकती, वेट फॉर द टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये आपकी रिजेक्शन रीजन। मुझे एक बात और बताइए, जो बात मैं आपसे पूछूंगा, 95%, 3 वैल्यूज मैंने आपको हमेशा कहा क्रैम करने के लिए। एक तो 95% पे कितनी वैल्यू होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? 1.96। 90% पे 1.645, और 99% पे 2.5। ये 3 तो हमेशा गोट के रखिए, इसके लिए आपको टेबल नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो मुझे बताइए 5% यदि इधर वाला रीजन है तो बीच वाला रीजन कितना है? 95%। 95% के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मालूम है ना? कितनी वैल्यू बता रहे हो? 1.96, और ये वैल्यू -1.96। इस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्लियरली इंडिकेट किए क्रिटिकल वैल्यू, या कुछ लोग कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू इसलिए क्योंकि टेबल से आपने ये वैल्यू ली है। ठीक है, वैसे तो क्रिटिकल वैल्यू हमेशा कही है, लेकिन टेबल से लेने के कारण दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बात सबको समझ में आ गई? अब आप अपने कैलकुलेटेड वैल्यू को देखोगे, यहां कंसंट्रेशन आपकी, यहां तक प्लॉट कर लिया सब लोगों ने। एक्सेप्टेंस प्लॉट है, रिजेक्शन प्लॉट है, क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट हो गई, हाँ या नहीं? अब आप अपने कैलकुलेटेड वैल्यू को देखो, कितनी है कैलकुलेटेड वैल्यू? कहां प्लॉट होगी? एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में? तो प्लॉट करो, -2.67। प्लॉट हो गया? सारी बातें क्लियर? कहां गई? एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में? तो यदि ये वैल्यू आपकी रिजेक्शन में गई तो आपको ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना। क्या करना है? रिजेक्ट। और यदि ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस में गई तो आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना। तो ये सीधी बात सोचिए, रिजेक्ट में गई तो रिजेक्ट करना है, और एक्सेप्टेंस में गई तो एक्सेप्ट करना। कंफर्म? फिलहाल कहां जा रही है? तो लिखिए लैंग्वेज में, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू
since calculated value lies in rejection region, लिखिए therefore null hypothesis, therefore null hypothesis mu is equal to 120, mu is equal to 120 is rejected at 5% level of significance, at 5% significance. मुझे बताइए म्यू इज इक्वल टू 120 रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट हुआ? इसका क्या मतलब कि उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी है या नहीं है? नहीं है। इसको भी आपको लैंग्वेज में कहना होगा। लिखिए दैट इज हर क्लेम ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट, हर क्लेम ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इज नॉट ट्रू, हर क्लेम ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब वो जितना क्लेम कर रही थी कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, ठीक है, 100 ट्रायल्स लेने के बाद उसकी कंफर्मेशन नहीं आई भाई उनकी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है। ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा बोल रही थी, जिसको कहते हैं फेंकना। ठीक है, क्लियर? तो वो जितना क्लेम कर रही थी उतना नहीं है। क्लियर? हाँ बताइए। पता कर सकते कितनी है? वो नहीं, वो तो आप कैसे, वो तो ट्रायल्स बदलता जाएगा, आपकी स्पीड बदलती जाएगी। भाई 100 ट्रायल्स में 116 हो, 120 ट्रायल्स लूंगा तो कुछ और ही आ जाएगा। मैंने आपको क्लियरली कहा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि आप बदलोगे तो रिजल्ट बदल सकता है, ये रूल्ड आउट नहीं है। ठीक है, लेकिन 5% इज गुड वन। ठीक है, यहां आपके रिजल्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? यदि हम 99%, तो 99% किसी की एक्यूरेसी होती है क्या? मुझे बताइए, यदि मैं कहूं कि मेरे अंदर मेरा इसमें 99% कॉन्फिडेंस है, तो आपकी 99% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ठीक है, आप यदि कोई सर्वे देखोगे ना, क्लियर? सर्वे तो आजकल बहुत सारे होते हैं, अभी एग्जिट पोल्स के सर्वे होते हैं, कभी सुनना, वो कभी कभी ना कभी कभी बताएंगे, कोई बताएगा उसमें से, कोई पूछेगा उधर से तो बताएगा कि कितना % कॉन्फिडेंस। तो मैंने कभी 96-97% से ज्यादा नहीं सुना। भाई आप एग्जिट पोल देखने जा रहे हो ना, ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंस मैंने 97% से ऊपर कभी नहीं सुना। अगर 99% होना बहुत बड़ी बात। ठीक है, और 100% तो भाई किसी का होता नहीं। क्लियर बात? 96-97 अटमोस्ट माना जाता, तो रिजल्ट नहीं मैच करते हैं। अब देखेंगे भाई रिजल्ट कुछ और ही आता है इलेक्शन का, और एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहा होता। ठीक है, और उतनी एक्यूरेसी के बाद, और ऐसे तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो तो बहुत कंफर्म है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 3। आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया आपने? कितने सोल्जर्स हैं? लिखिए वी हैव n इज इक्वल टू 36। 36 सोल्जर्स की एवरेज लाइफ बूट्स की कितनी है? सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन। लिखिए x बार 1.08 लिखा आपने। विथ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 0. लिखिए s इज इक्वल टू 0.6। यहां तक क्लियर? आगे पढ़िए। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस
द बूट्स आर नोन टू हैव एवरेज लाइफ ऑफ, तो मुझे बताइए ये सैंपल मीन है पॉपुलेशन मीन है, तो लिखिए म्यू इज इक्वल टू 1.28। यहां तो कोई प्रॉब्लम? आगे पढ़िए। इज देयर अ रीजन टू असर्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट यूज इन डेजर्ट कंडीशन causes the mean life of such boots to decrease? डिक्रीज वर्ड पे आके अटक जाइए, मतलब उनको लगता है कि डेजर्ट कंडीशन के कारण एवरेज लाइफ बूट्स की डिक्रीज कर सकती है, ठीक है, वो इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं। कंफर्म? तो मुझे बताइए ऑल्टरनेटिव क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। ये बात समझिएगा, मैंने आपको यही बात पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है, कि ये आपको लैंग्वेज बताएगा कि वो टेस्ट क्या करना चाहता है, ये अपनी तरफ से आप डिसाइड नहीं करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज का लैंग्वेज होगा, नॉट इक्वल टू का कोई लैंग्वेज नहीं होगा। यदि लैंग्वेज साइलेंट है, जैसे आप साइलेंट हो और कोई चीज मैंने आपसे पूछा, तो मैं क्या समझू कि हो सकता है आप जानते भी होगे और हो सकता है आप मुंह खोल दिया आपने और गलत है, तब तो कंफर्म है लेस देन वाली पोजीशन में हो, ठीक है। और यदि आपने सही बताया तो ऑब्वियसली ग्रेटर वाले पोजीशन में कुछ और भी जानते होगे, ठीक है। लेकिन जब तक मुंह बंद है तब तक मैं इन्फर नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो क्वेश्चन ये क्लियर कट कह रहा है कि वो डिक्रीज चेक करना चाहता है। कितना परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? आप लिखिए फटाफट, लिखिए एच नॉट, लिखिए म्यू इज इक्वल टू 1.28 इयर्स, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 1.28 इयर्स। आगे लिखिए एच ए, नल इज ऑलवेज इक्वल टू, लिखिए एच ए म्यू इज लेस देन क्या लिखा आपने? एच ए म्यू इज लेस देन 1.28 इयर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बात सबको क्लियर? अब आइए टू द पॉइंट, बताइए आपकी सैंपल साइज कितनी है? 36। एवरेज के केस में दो ही डिस्ट्रीब्यूशन चलती है, नॉर्मल या कौन सा चलेगा? वैसे कोई भी चल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन बेटर हम नॉर्मल में है तो नॉर्मल की बात करें। तो सैंपल साइज 30 क्रॉस कर रही है, हाँ नहीं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है? तो लिखिए सिंस सैंपल साइज इज लार्ज, लिखिए देयरफॉर बाय CLT। अब ज्यादा मत लिखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत लिख लिया। लिखिए एक्स बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बैंड, डायरेक्ट लिखिए, लिखिए दैट इज Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट n फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे लिखिए Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट n। एक्स बार की वैल्यू बताइए? 1.08। म्यू की वैल्यू बताओ? सिग्मा की वैल्यू बताओ? अवेलेबल है सिग्मा? नहीं है तो हेड से काम चलाओ, 0.6। एन बताओ कितनी वैल्यू? -2, लिखो -2। मुझे बताइए ये कैलकुलेटेड वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू है आपकी? कैलकुलेटेड वैल्यू एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा फिर से, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आइए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, कितना परसेंट? 1%, ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन था आपको। अब टू द पॉइंट, इधर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में है?
नॉर्मल का डायग्राम बना लिया। बन गया। अब इधर कंसंट्रेशन आपकी। हाँ, पिछले क्वेश्चन में कुछ बात मैं आपसे नहीं कह पाया था जो इधर कहूंगा। आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, यह हमेशा ऑल्टरनेटिव बताएगा। कौन बताएगा? यदि ऑल्टरनेटिव लेस देन हो तो ये 1% आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। फिर से सुनिए, मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 5% जो भी है आपके पास, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये कौन बताएगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएगी। यदि यहां लेस देन लिखो तो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेफ्ट साइड जाएगी पूरी की पूरी, और यदि यहां ग्रेटर देन लिखो तो पूरा का पूरा एरिया राइट साइड जाएगा। और यदि आपका नॉट इक्वल टू यहां लिखो तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दो पार्ट में डिवीजन होगा। जैसे पिछले वाले केस में ऑल्टरनेटिव क्या था आपका? नॉट इक्वल टू, तो हमने 5% को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इज इट ट्रू? आप देखिए पीछे अभी भी होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन। 5% का दो पार्ट में डिवीजन, वो तो आपके पास सही लिखा हुआ। और यदि आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेफ्ट होगी या राइट होगी, ये बात कौन बताएगा? ऑल्टरनेटिव। तो मुझे बताइए फिलहाल क्या है ऑल्टरनेटिव में? लेस देन। तो मैं 0.01 कहां प्लॉट करूं? लेफ्ट में इंडिकेट किए। ये आपकी 0.01 हुई। ठीक है, यहां तक आपको मालूम है इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आई? ये आपको टेबल से देखना होगा पक्का, क्योंकि 1% लेफ्ट में हुआ तो इसकी वैल्यू आपके पास ये नहीं है, तो वो आपको टेबल से देखना होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से। ठीक है, रफ आइडिया। यहां देखिए इस एरिया के अंदर 0.01 आपको ढूंढना है। 0.01 देखिए कहां आएगा रफली। ये देखिए ये दो वैल्यू है, ये 0.01 के क्लोज है। जो ज्यादा क्लोज है वो ले लीजिएगा। कौन सा ज्यादा क्लोज है? हाँ, तो लिखिए -2.33। ये ज्यादा क्लोज है कंफर्म। -2.3 के 03 पे। ठीक है, तो लिखिए -2.33। ये आपकी क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू। अब आइए जरा -2 एक्सेप्टेंस में है रिजेक्शन में? कहां प्लॉट होगा? एक्सेप्टेंस में। प्लॉट की -2 प्लॉट हो गया। लिखिए सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू डू नॉट लाई, यानी कि हम सीधा स्टैट्स में नहीं कहते कि एक्सेप्टेंस वैल्यू में लाई करती है, हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं करती। ऑल दो मीनिंग सेम ही है, लेकिन इकोनॉमेटिक्स में हम इतनी रिजिडिटी नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन स्टैट्स में थोड़ी रिजिडिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब इकोनॉमेटिक्स में है तो आप फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि इकोनॉमेटिक्स स्टैट्स को एज ए टूल्स यूज करती है, लेकिन अभी थोड़ा रिजिड रही। भाई कोई भी चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिजेक्शन रीजन से देखी जाती है, तो यदि रिजेक्शन रीजन में है तो रिजेक्ट किए, और रिजेक्शन रीजन में नहीं है तो डू नॉट लाई इन द रिजेक्शन रीजन। तो लिखिए सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू डू नॉट लाई इन द रिजेक्शन रीजन, लिखिए देयरफॉर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 1.28 years, mu is equal to 1.28 years, do not get rejected, do not get rejected at 1% level of significance, at 1% level of significance। अब मेरी बात सुनिए, जो बात मैं आपसे पूछूंगा इधर इधर, ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई रिजेक्ट हुई? एक्सेप्ट हुई। तो मुझे बताइए यदि एक्सेप्ट हुई या डू नॉट गेट रिजेक्ट हुई एक ही बात है,
तो मुझे बताइए कि क्या डेजर्ट कंडीशन के कारण एवरेज बूट्स ऑफ लाइफ डिक्रीज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। लिखिए दैट इज एवरेज लाइफ ऑफ बूट्स इज स्टिल 1.28 years even after desert condition, even after desert condition। ये बात आपको लिखनी होगी, सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट से काम नहीं चलेगा। क्या आपको लास्ट कंक्लूजन बोलना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप एक्सेप्ट कर दिए रिजेक्ट कर दिए, ये सबसे नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट उसे लैंग्वेज में कहना होगा। बात समझ में आ गई? आइए एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5। आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया आपने? जो बातें मैं आपसे पूछूंगा वो पहले बात करें क्लियर। मुझे बताइए एज एन एवरेज कितना रेडियो सेल हो रहा था उसका? सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन? पॉपुलेशन मीन कंफर्म भाई, पहले से एज एन एवरेज वो 200 बेच रहा था, तो पहले से बेच रहा था, इसका मतलब ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखिए म्यू इज इक्वल टू 200 और उसमें डेविएशन कितना देखा गया? सैंपल स्टैंडर्डेशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन, लिखिए सिग्मा इज इक्वल टू 50। ये बात पहले से ही हो रही थी, तो पहले से हो रही थी, इसका मतलब ये पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन। आगे क्या लिखा है? आफ्टर एन एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मैनेजमेंट विल कंप्यूट द एवरेज सेल्स फॉर नेक्स्ट 25 डेज। तो लिखिए एन इज इक्वल टू 25। ठीक है, next 25 days to see whether an improvement has occurred। क्या चेक करना चाहता हूं कि सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी। ठीक है, इंप्रूवमेंट हैज ऑकर्ड। तो मुझे बताइए कि इंप्रूवमेंट हैज ऑकर्ड का मतलब ऑल्टरनेटिव क्या होगा? लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। हाँ, ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है क्लियरली। ये बात सबको समझ आ गई कि भाई ऐड हमने दिया है और ऐड देने के बाद 25 दिन का सेल्स मैंने कलेक्ट किया है, ये चेक करने के लिए इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब लिखा हुआ राइट डाउन द नल एवरेज एंड ऑल्टरनेटिव एवरेजेस। फटाफट लिखिए एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 200, एच ए म्यू इज ग्रेटर देन 200। पक्का? अब बताइए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखिएगा। टेस्ट हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक्स बार इज 216। एक्स बार की वैल्यू ऊपर टॉप पे लिख ली, 216 है आपकी, टॉप पे लिखिएगा। ठीक है, अब बताइए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो आप पढ़ के बता रहे हो नॉर्मल है, ये कभी नहीं फॉलो करना आपको। आपके कोर्स में पॉपुलेशन इज ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन इज ऑलवेज, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या टी हो या काई हो या एफ हो। बात समझ में आ गई? कभी भी इस लाइन से ड्रॉ नहीं होना है। ठीक है, जो यहां लिखा हुआ है ये बात किसके लिए लिखी हुई है? पॉपुलेशन के लिए लिखी हुई है। और आपके कोर्स में पॉपुलेशन इज ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे आप नॉर्मल में हो या टी में हो या काई में हो या एफ में हो। लिख लिए टॉप पे, राइट ऑन द टॉप, पॉपुलेशन इज ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड whether the distribution is normal T, chi and F। whether the distribution मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवा सकता मैं आपको। ठीक है, सब टॉप पे ही लिखवा दूंगा, सारी बातें तो नहीं होगी।
मैंने आपसे कहा पेरेंट पॉपुलेशन इज ऑलवेज नॉर्मल वेदर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल टी काई एंड एफ। ठीक है, क्लियर। अब आइए टू द पॉइंट। एवरेज के केस में दो ही डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल या टी। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में इस केस में है? एक तो आपको दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा जब भी नोन होता है तो क्या लगता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चाहे सैंपल साइज 100 हो या 20 हो या 5 हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लेकिन सिंस टी एफ काई तो अलग अलग, अभी तो 2 मिनट में नहीं बातें कही जा सकती है, अभी वेट की, वेट फॉर। ठीक है, अभी तो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, फिर उसकी लिंकिंग भी आएगी। नॉर्मल तो देखिए, नॉर्मलिटी यदि आपकी फॉलो हो रही है, यदि पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा नोन है आपके पास, तो ये तो डिपेंड है ना कि चीजें नॉर्मल लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो हम कैसे कंफर्म कर लें ये बात? ठीक है, क्लियर भाई। बहुत सारी चीजें नॉर्मल, लेकिन सारी जगह डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थोड़ी फॉलो हो सकती है। ठीक है, लार्ज स्केल में जब भी कोई चीज लोगे आप, हमेशा नॉर्मल दिखेगी आपको। पॉपुलेशन क्या है? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, तो हमेशा नॉर्मल दिखेगी। भाई सब लोग फेल हो जाए तो भी नॉर्मलिटी आपको दिखेगी, यदि आप जरूरत से ज्यादा कॉलेजेस के रिजल्ट मिला लोगे तो। भाई सारे अक्ल से गए हुए तो नहीं होंगे ना, ठीक है, लेकिन आप 5-10 कॉलेज देखोगे तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप 30 कॉलेज से ऊपर चले जाओ तो आपको लगेगा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, ये कुछ नालायक इसके अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान देखिए, जब भी लार्ज करके चीजें देखी जाएगी तो नॉर्मलिटी तो फॉलो हो ही जाएगी। ठीक है, क्लियर। हाँ, जब भी चीजें छोटी होंगी तो फिर वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी। क्लियर थी बातें? तो आपका क्या है? सिग्मा नोन अननोन, तो लेकिन सिंस सिग्मा इज नोन, लिखिए देयरफॉर एक्स बार, डायरेक्ट लिखिए एक्स बार follows normal distribution mu comma sigma square when, लिखिए that is z is equal to x bar minus expectation of x bar upon standard of x bar, that is x bar minus mu upon sigma root n follows normal distribution 0 1। यहां तो कोई प्रॉब्लम? लिखिए दैट इज z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट n। x बार की वैल्यू बताइए 216, म्यू बताओ 200, सिग्मा बताओ 50, n बता दो 25। कितनी वैल्यू? 1.6। आगे लिखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने क्वेश्चन पढ़ा था, कितना था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? 5% गिवन था, हाँ नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम? एक बार मुझे बताइए आपको ऑल्टरनेटिव क्या है, ग्रेटर या लेसर? तो ये 5% मैं किधर पुट करूं, राइट में, लेफ्ट में, टू टेल पुट की 5% एरिया किधर कह रहे हो, राइट में इंडिकेट कर दी 0.05। कोई वैल्यू बता सकता है इसका? जल्दी बताइए। 3 वैल्यू मैंने आपको घोटने के लिए कही थी, उसी में से एक है, क्या वैल्यू? 1.645। 5% इन द राइट एंड 5% इन द लेफ्ट, वैल्यू इज प्लस माइनस 1.645। फिलहाल तो 5% इन द राइट है, ठीक है, तो क्या मिलेगी वैल्यू? 1.645। इसके लिए आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, पक्का? 5% इन द लेफ्ट भी होता तो क्या होता उधर वैल्यू? समझ में आ गई बात सबको?
अब बताइए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में? जल्दी बताइए, ये रही कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में? इंडिकेट कीजिए, थोड़ा क्लोज लिखिएगा। 1.6 हो गया प्लॉट। लिखिए सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू डू नॉट लाई, in the rejection region, do not lie in the rejection region, लिखे therefore null abscess mu is equal to 200, null abscess h नॉट लिखा कि जब भी null abscess मैं आपको बोलूं, therefore null abscess mu is equal to 200, do not get rejected, null abscess mu is equal to 200, do not get rejected। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बताइए इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए, इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यदि नल एब्सेस एक्सेप्ट हो रही तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और नल एब्सेस रिजेक्ट होती तो किसका मतलब? नल एब्सेस रिजेक्ट होने का मतलब ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ, ऑल्टरनेटिव कह रहा था ग्रेटर, इसका मतलब सेल्स में इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन नल आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन दैट इज पहले लिखो, दैट इज लिखिए, दैट इज देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन एवरेज सेल्स even after advertising campaign at 5% level of significance, at 5% level of significance, even after advertising campaign at 5% level of significance। लिख लिया आपने? अब बताइए आप क्या पूछ रहे हो? आप जो पूछ रहे हो उसमें स्टैट्स के लैंग्वेज में ये बात नहीं लिख सकते नल एब्सेस एक्सेप्टेड। अभी रिजेक्शन रीजन से चीजों को देख रहे हैं। यदि वो रिजेक्शन रीजन में लाई करे तो रिजेक्ट करना है, और नहीं लाई करे तो डू नॉट गेट रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट वर्ड अभी नहीं एक्सेप्ट करना। जब आप इकोनोमेट्रिक्स में जाओगे तो ये उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्टैट्स सिर्फ टूल्स है, ठीक है। लेकिन स्टैट्स में स्टैट्स की डिसिप्लिन है। भाई जब आप बचपन में होते हैं ना, आपसे कहता है ए ऐसे ही लिखो, ठीक है। आज के डेट में आपसे कोई पूछता है ए क्यों कैसा लिखा तुमने? कोई नहीं पूछता आपसे, पूछना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये ध्यान है कि हायर में जब आप जाते हो तो ये मैटर नहीं करता, इवन डिस्ट्रीब्यूशंस में मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अभी जहां नॉर्मल लगना है वहां नॉर्मल लगाइएगा, और जहां टी लगना है वहां टी लगाना है। जब इकोनोमेट्रिक्स में जाएंगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करेंगे। समझ में आ गई बात? एक पार्ट और रह गया इसके अंदर। आप जो अल्टरनेटिव सेट करोगे उसी पे टेस्टिंग होगी आपकी, बाकी कुछ और होगा तो वो नहीं टेस्टिंग होगी आपकी। थर्ड पार्ट रह गया आपका, हाउ लार्ज मस्ट एक्स बार बी इन ऑर्डर टू, क्या लिखा है? हाउ लार्ज मस्ट एक्स बार बी इन ऑर्डर दैट नल एब्सेस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आपको भी मालूम है नल एब्सेस तभी रिजेक्ट होगी जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कितनी क्रॉस कर जाए। लिखिए, नल एब्सेस विल बी रिजेक्टेड, थर्ड पार्ट के लिए लिखिएगा, नल एब्सेस विल बी रिजेक्टेड, लिखिए इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड if calculated value of z is greater than का साइन लगा लिए 1.645। लेकिन आपसे z नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? x बार।
जेड क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन, लिखिए उसकी जगह, जेड की जगह एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन ग्रेटर देन क्या? 1.645। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक्स बार सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। म्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर दिए, एन भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। एन कितना था? ये आपको हो जाएगा एक्स बार ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 200 प्लस 16.45। सो एक्स बार इज ग्रेटर देन 216.45। कोई प्रॉब्लम? बस ये वैल्यू क्रॉस करते ही आपकी नल एब्सिस क्या होगी? रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत ही माइनर इसलिए बात हो रही है। 5% लिए हुए थे तो ये पोजीशन थी, यदि 5% से थोड़ा सा भी हम पीछे होते तो फिर हमारी नल एब्सिस एक्सेप्टेंस सॉरी किस में चली जाती? हाँ, तो आपकी नल एब्सिस रिजेक्ट होती, मतलब आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती, तो कैलकुलेटेड। सारी बातें समझ में आ गई? एक क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आपके पास गैप है जो मैंने आपको अभी कराया। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के नीचे जो भी कराया, एक लाइन का गैप है? नहीं है? हाँ, तो छोटा सा एक नोट लिख लो। वहां सैंपल साइज आपकी कितनी थी? 36। कितनी थी? और 36 यदि आपकी सैंपल साइज है तो आपको मालूम है टी डिस्ट्रीब्यूशन आप 40 तक जा सकते हो डिवोर्ड के अकॉर्डिंग, बाकी सब बुक के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, तो आप इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज कर सकते हो इन नॉर्मल छोड़कर। ठीक है, वो लिख लीजिए नोट में। देखिए, सिंस सैंपल साइज इज लेस देन 40 and population standardization sigma is unknown and population standardization sigma is unknown, लिखिए therefore t distribution can be used। t distribution can be क्या लिखा आपने? used। ये यानी कि सिर्फ डिवोर्ड कहती है कि आप 40 तक में t लगा सकते हो, इसलिए हमने कहा कि आप इसमें t में जा सकते हो। वैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्लियरली कहती है कि यदि आप 30 क्रॉस हो तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आप इसमें टी भी जा सकते हो, ये बात मैंने आपको कही। तो आज मैंने आपको नॉर्मल करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कराऊंगा और साथ में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ बताइए। मैंने आपसे क्या कहा? सिग्निफिकेंस का लॉजिकल मीनिंग तो टाइप 1 एरर बताएगा। टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो आगे सारी बातें एक ही जगह नहीं कह सकता मैं। ठीक है, आपको मालूम है सारी जगह एक ही बात, यदि मैं सारी बातें एक ही जगह कह दूं तो आप कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं रहोगे। ठीक है, तो वो बात मैंने आपसे कही कि अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। टाइप 1 एरर आएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्लास इन जनरल आपकी मंडे फ्राइडे होगी। पुराना जो बैच है दिसंबर वाला बैच, वो उसको 4 क्लास में मैंने पढ़ा दिया। वो पूछ रहे थे कि एक साथ क्या वेट करना पड़ेगा उतना, तो मैं कहता हूं वेट नहीं करना पड़ेगा। उस केस में आप ओल्ड बैच न्यू बैच दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओल्ड बैच में 4 क्लासेस स्टार्ट जैसे ओवर होगी मैं आपको इकोनॉमेटिक्स में ज्वाइन करा दूंगा कि वहां आप इकोनॉमेटिक्स में एंटर कर जाओ, और पीछे से जो स्टार्ट्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको जल्दी करना है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, उनको 4 क्लासेस करा दिए, आपको तो 2 वीक में कराऊंगा। तो उनका जब इकोनॉमेटिक्स से स्टार्ट होगा तो मैं आपको उसके साथ ये कर लूंगा कि भाई आप इंक्लूड हो जाओ इकोनॉमेटिक्स के अंदर, और आपका जो स्टार्ट है पीछे से करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ
क्लास की टाइमिंग 3 o'clock के बाद ही होगी, ये बात यानी कि उससे पहले तो कॉलेज का आपका ये पड़ेगा, ठीक है। तो रफली 3:15 डालूं तो आपको क्लास आधे घंटे बाद स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। 3:45 मान के चलिएगा, इतना रफ टाइम मैं आपको दे रहा हूं। बाकी मैं देखता हूं कॉलेज में आपकी क्या एडजस्टमेंट हो रही है। ये अभी तक आपको मिल गया टाइम टेबल? तो मिल गया, तो आप अपना टाइम टेबल देख के मुझे मंडे फ्राइडे का तो पहले बताइए, क्योंकि मुझे एक दिन में तो मैं इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल नहीं हूं, 2 दिन तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि टाइम शेड्यूल 3:45 के बाद कंफर्टेबल है या नहीं आप?